अध्यक्ष श्री उमाशंकर राजभर जी की मम्मी के तेरही में माननीय अरविंद राजभर जी आए हैं और इस समय सोल्दो भारतीय समाज पार्टी की चर्चा जोरों पे है। सभी को एक उम्मीद है, एक डाउट है कि ओम प्रकाश राजभर जी कब मंत्री बनेंगे। तो जानेंगे सोल्दो भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी से कि ओम प्रकाश जी मंत्री कब बन रहे हैं। आपके इस प्रश्न ने एक हमको सीरियल याद दिला दिया, कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति में लोग करोड़पति बनने का आस लगा के रखते हैं और करोड़पति बनने के लिए हजारपति से चालू करते हैं और हर प्रश्न का जवाब देते देते हर पड़ाव पार करते करते फिर लोग करोड़पति तक जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या फिर देश में जहाँ तक पार्टी का संगठन है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी परेशान नहीं है। परेशान हमारे विरोधी ज़्यादा हैं और परेशान हमारे देश और प्रदेश की मीडिया ज़्यादा है। हम निश्चिंत हैं और स्वस्थ हैं। मंत्री पहले थे तब भी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, नहीं थे तब भी कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपके दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि राजभर जी का तो मंत्री तो बनना तय है, उसका डेट टाइम सब पता है। वो तो 10 तारीख को घोषणा होना था, लेकिन एक ट्रेजेडी हो जाने के कारण पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन जी के बेटे आशुतोष टंडन जी की जो असमय मृत्यु हो गई, पूर्व में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तो जिसके वजह से ये मंत्रिमंडल विस्तार रोका गया है और उसका एक उचित समय भी निर्धारित हो चुका है। मैं आपके चैनल को नहीं बताऊंगा, ना किसी चैनल को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो हमारे तक है उसका एक डेट निश्चित हो गया है, स्थान भी तय हो गया है, कौन कौन मंत्री बन रहा है ये भी तय हो गया है। जिस दिन उसका डेट आएगा 1-2 दिन पहले हम सबको अवगत करा देंगे कि इस डेट में सब लोग माला लेकर तैयार रहेंगे और हम सब के नेता, हम गरीबों के नेता, सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत और सबकी बुलंद आवाज़, सबके हिस्सेदारी की आवाज़ लगाने वाले हम सब के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक उचित समय पर और शुभ मुहूर्त में वो मंत्री पद, वो भी कैबिनेट मंत्री पद का वो जो है शपथ लेंगे। क्या इसमें एक बोलते हैं ना कि एक चमत्कार भी होगा, क्या आप भी मंत्री बनेंगे? देखिए, मेरी तो इच्छा नहीं है इस बार मेरी इच्छा 1% भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार एक गलती हुई थी। मंत्री बनने के बाद व्यक्ति बध गया था, मैं भी बध गया था, मैक्सिमम टाइम ऑफिस में देना पड़ता था। इस बार मेरी जो व्यक्तिगत इच्छा ये है कि पार्टी के पदाधिकारी मंत्री बने, जो भी आयोग निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो भी मैक्सिमम लोग बने वो पदाधिकारी बने। बाबूजी मंत्री रहेंगे, एक और राज्य मंत्री बनेगा, मतलब 2 मंत्री मिलेगा एक प्रकार से सरकार में, बाकी निगम के लोग रहेंगे। तो इसमें हम इस बार अपना पूरा समय खाली रखना चाहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को संगठनात्मक मजबूती के लिए, और जो आम जनता की, आम जनमानस की जो समस्या हो उस पर हम लड़ सकें, उनसे भिड़ सकें, उनकी समस्याओं का निदान करा सकें। क्योंकि माननीय मंत्री जी जब मंत्री रहेंगे तो फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन स्थान पर हम जैसे लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के जनता को एक उम्मीद दे सकते हैं कि जिस नेता की रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में, वो नेता अब आसीन है पद पर और उनके नेतृत्व में हम उन समस्त वंचित वर्गों की, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस मुद्दे के साथ ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए, उनका मुद्दा जातिगत जनगणना प्लस फ्री शिक्षा और एससी आरक्षण, क्या सब बातें सरकार मानेगी? देखिए, मैं सरकार में था, सरकार से इस्तीफा दिए थे। हमारे एजेंडे को जब लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो हमने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हम एजेंडे के ही आधार पर हम गठबंधन किए थे। सरकार से हटने के बाद जब तक हम सरकार में रहे तो हमने सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट एक प्रेषित करने की बात आई थी उसका सर्वेक्षण जरूर कराया। कैटेगराइजेशन भी हो गया, उसका वर्गीकरण भी हो गया, 7-9-11 का रेशियो भी आ गया 27% का। जब इसको लागू नहीं किया और छोटे छोटे मुद्दे जो थाने की थी, तहसील की थी, गरीब जनता की थी, दवाई की थी, शिक्षा की थी, इस पे बात नहीं बनी तो हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट है, इस्तीफा देने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दुगना मेहनत से काम किया, हमारे समर्थकों ने दुगनी मेहनत से काम किया, कार्यकर्ताओं ने दुगनी मेहनत से काम किया, हमारे नेता भी पूरी ताकत लगा के चले, हम लोग भी चले।
उसका परिणाम यह निकला कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो एजेंडे थे उस पर हम सरकार में नहीं थे, उसके बावजूद सरकार काम कर रही थी। आपको याद होगा भी विगत दिनों सामाजिक न्याय समिति के समकक्ष एक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 1.5 महीना पहले उसको स्वीकारता प्रदान की है, उस पर सर्वेक्षण भी सब कुछ हो चुका है। कैटेगराइजेशन के लिए अभी कुछ दिन पहले जिस दिन हल्फा मचा कि आज घोषणा राजभर जी का हो जाएगा, एक्चुअल में वो घोषणा का नहीं था, वो हमारा और राजभर जी का मतलब माननीय नेताजी का अंडरस्टैंडिंग था। मैं नेताजी को 4 दिन पहले ही बता दिया था कि 27% आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के जो 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर आज बैठक है। उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ के लोगों को बुलाया जा रहा है, 27% को बांटेंगे। पहला तो वो था। दूसरा एजेंडा उसमें ये भी था कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री कौन बनेगा। ये मंत्रिमंडल विस्तार नवरात्रि में ही हो गया होता, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, मामला फंसा हुआ था। वो नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। सरोजनी नगर के विधायक है राजेश्वर सिंह जी, उनको भी माननीय योगी जी चाहते थे कि मंत्री बने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी टीम है वो नहीं चाहती थी कि मतलब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। और इधर से भी एक नाम को लेकर के यूपी से माननीय मुख्यमंत्री जी को आपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे बैठ करके बातचीत के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो भी गठबंधन करती है अपने सिद्धांतों पर करती है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के समकक्ष रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट हो तो लागू होगा, पहली चीज। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो राजभर समाज के लिए एसटी आरक्षण है, एसटी आरक्षण को लेकर के हमारा हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता इस पे सकारात्मक सोच रखता है। विरोधियों का काम है विरोध करना। भाई मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये काम करना है सरकार को। अगर कोर्ट को ही आरक्षण राजभर समाज को दे देना होता तो ये आदेश पर आदेश, आदेश पर आदेश नहीं देता, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं पड़ता। जब सरकार उसको स्वीकारता ही नहीं दे रही है तो आप तारीख पर तारीख लेते रहिए ना, लड़ते रहिए कोर्ट में। सरकार कहेगी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब वर्तमान परिस्थितियाँ कहती है, लेकिन सरकार में भी एक मजबूत वकील होना चाहिए। जिस प्रकार से न्यायालय में हमारे संगठन के साथियों का एक मजबूत वकील है, उसी प्रकार से सरकार में एक मजबूत वकील होना चाहिए। और मजबूत वकील कौन है? स्पष्ट दिखता है, वो स्क्रीन पर भी दिखता है, मंच पर दिखता है, हर जगह दिखता है। वो वकील हमारे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर। और हमारे संगठन के साथी, जो भी संगठन के साथी हैं, उन संगठन के साथियों के द्वारा कोर्ट के माध्यम से सरकार को आदेश दिलवाया जाता है और हम वहाँ पर उनका पैरोकारी करते हैं। हम सरकार के समक्ष बैठते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष बैठते हैं, प्रमुख सचिव गृह के समक्ष बैठते हैं, समाज कल्याण विभाग के जो प्रमुख सचिव उनके सामने बैठते हैं। और उसी का परिणाम ये रहा कि 17 जनपदों का सर्वेक्षण हो चुका है, बाकी अन्य गतिमान है। इसके साथ साथ अभी एक मसला और था, बार बार आपत्ति जताई जा रही थी सरकार के ही माध्यम से, जो पूर्व की सरकारें रहीं, कि राजभर और गोंड का रोटी बेटी का संबंध है। हमने कहा पहले इसको तोड़ने की आवश्यकता है। हम लोग मिले, जिस दिन मिले 4 दिन के बाद पेपर में गजट हुआ कि दूर दूर तक किसी भी एंगल से राजभर और गोंड समाज का रोटी बेटी का संबंध नहीं है। तो ये अंडर प्रोसेस है, ये काम चल रहा है। अब इसको कोई ये कहे कि हर कार्य का वेटेज ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर ले लेते हैं, तो उनका विषय है। हमारा विषय ये है कि सरकार में मजबूत पहल होनी चाहिए। सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री के सामने वो सारे तथ्यात्मक तरीके से कौन बात रख सकता है, बहुत लोग बात रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही सीमित रह जाता है। हर समय मीडिया में आकर के, हर समय हर पटल पर जाकर के मंत्रियों से मिलना, अधिकारियों से मिलना, उनको हर साक्ष्य उपलब्ध कराना, बाकी बातचीत करना, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है एसटी आरक्षण। और सिर्फ एसटी आरक्षण से ही काम नहीं बनेगा, एसटी आरक्षण के साथ साथ सामाजिक गणना भी होनी चाहिए, जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर इससे दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है। जैसे बिहार में राजनीतिक और सामाजिक चेतना न होने के कारण हम प्रतिशत में भी नहीं आ पाए, लेकिन जो हम लोगों ने गणना करा रखा है, जो हम लोग 28 जनपदों का दौरा करके जो हमने पाया है, जितना हमारे बिहार की सरकार गणना बता रही है उतना खाली बिहार लोकसभा में अकेले मतदाता हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम यहाँ नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। और जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो हमारा वोट का परसेंटेज या फिर हमारी पॉपुलेशन कितनी है उसके अनुसार, जिसके माननीय कांसीराम साहब ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसके अनुसार हमें आरक्षण देना चाहिए। तो आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्नों का उत्तर हमारे सारे शब्दों में आ गया है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी जिस स्तर पर
मेहनत कर रहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपना लड़ाई जारी रखे। हमसे जो बन रहा है वो हम करेंगे, हम नहीं रहेंगे कोई दूसरा करेगा। लेकिन ये समाज की जो लड़ाई है, उसकी हिस्सेदारी भागीदारी की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमेशा गतिमान होनी चाहिए, लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। और रही बात, एक आपने और बात पूछा है कि शिक्षा को लेकर के क्या बदलाव आ रहा है, क्या सरकार में मंत्री बनने के बाद शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है या नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को स्पष्ट रूप से एक संदेश भी देना चाहता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा बात करती है समान शिक्षा की। जो पढ़ाई अमीर के बेटे को, वही पढ़ाई गरीब के बेटे को। इस स्थिति को देख करके 2002 के संघर्ष से लगातार संघर्ष कर रही है हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। उसका परिणाम ये निकला कि अभी विगत 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कराया। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल, 18 मंडल में उसकी स्थापना हो गई, कई जगह संचालित भी है। एक में हमारे खुद ससुर जी पढ़ा रहे हैं इसमें बस्ती में, तो उनके द्वारा मुझे सारी स्पष्ट जानकारी मिलती रहती है। हमारा जो मानना ये था कि गरीब के बच्चों को भी एक ऐसी संस्था डेवलप होनी चाहिए जहां गरीब के बच्चे जाके पढ़ सकें। तो अटल आवासीय विद्यालय पर सरकार काम की और मजदूर और गरीब के बेटे जाति बंधन तोड़ करके, जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, होनहार हैं पढ़ाई लिखाई में, ऐसे बच्चों का अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है और पढ़ भी रहे हैं। अब पढ़ाएगा कौन वहाँ? गाँव के सरकारी विद्यालय में जो मास्टर पढ़ाते हैं, मास्टर वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएगा कौन? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय विद्यालय में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, केवीएस केंद्रीय विद्यालय के जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो पढ़ा रहे हैं। आर्मी के जो फर्स्ट ग्रेड के जो ऑफिसर्स रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, वो पढ़ा रहे हैं। जब वो पढ़ाएंगे तो बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, मीन्स शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी तो अच्छी पढ़ाई उनको प्राप्त होगा, उनका दिशा सही होगा, कक्षा 5 से कक्षा 12 तक उनकी पढ़ाई होगी, निःशुल्क होगी, अच्छे माहौल में रहेंगे। तो जो गरीब और अमीर के शिक्षा के बीच की जो खाई है, उसको सरकार दूर करने का काम करे। अब इसमें हम लोगों का योगदान क्या है? अब हम लोग प्रयासरत ये हैं कि ये अटल आवासीय विद्यालय हर जनपद में खोले जाएं, और एक नहीं, इसकी जितने विधानसभा उतने कॉलेज, उतने विद्यालय खोले जाएं। जो भी सरकारी विद्यालय गाँव में हैं, जो मास्टर उसमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के होनहार हैं, ऐसा एक कंपटीशन कराया जाए, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाए और उसी स्कूल के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। बच्चे उसमें जो क्वालिफाई करें, उनका एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव हो। और ग्रामीण स्तर पर जो खिचड़ी के लिए एक सिस्टम जो अखिलेश यादव जी ने डेवलप कर दिया था, बड़ा पीठ थपथपाते हैं अपना। आज 21वीं सदी है, जिन बच्चों के झोले में लैपटॉप, अच्छी किताब और टैबलेट होनी चाहिए थी, उन बच्चों के झोले में माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटने का दावा करते हैं। उन्होंने समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी जो खुलासा कर दीजिएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 80 सीटें मिलेंगी और 80 सीटें जो मिलेंगी, हमारा लक्ष्य ये है, क्योंकि 18 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जब एक टेबल पर बैठ कर हम लोग खाना खा रहे थे, मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई अपने सभी कार्यकर्ताओं को। आपके चैनल के माध्यम से हमारे स्वजाति साथी जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनके, जो हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनका चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, 18 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ टेबल पर बैठ कर हम लोग खाना खा रहे थे, तो इस पीले गमछे में क्या ताकत है वो वहाँ दिख रही थी। लगभग 39 पार्टियों के बीच में एक पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और पीला गमछा राजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता याद दिला रही थी कि इस पीले गमछे में कितनी ताकत है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा था, उन्होंने पीले गमछे को ऐसे लेके कहा कि इस पीले गमछे में राजभर साहब बहुत ताकत है। उस दिन मैं समझ गया कि इस राजभर समाज में कितनी ताकत है, जो इतिहास गवाही देता है चिल्ला चिल्ला करके। इस देश में जो मुगल शासक आए थे, जो विदेशी आक्रांता आए थे, उनसे जो लोहा लिया था, इस देश को पुनः सुरक्षित किया और हिंदुत्व को स्थापित किया।